हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास डीयू में सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 8 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। और ये होगा हमारा इस सीरीज का आखिरी कंसेप्ट और आखिरी वीडियो। इसके बाद अगर और वीडियोस आएंगी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में आएगी। टॉपिक्स हमारे सारे क्या हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने टॉपिक के हर एक चैप्टर को, हर एक वीडियो को कंसेप्ट वाइज ही कवर किया होगा। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, एथिकल कंसर्न अबाउट द स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जो भी स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे एथिकल कंसर्न किस तरह के आते हैं। तो यहाँ पे दो हमारे पास हैं। पहला क्या आता है, कंट्रोल मैकेनिज्म बाय द इंस्टीट्यूशंस दैट इज स्पॉन्सरिंग यू। यानी कि कई बार क्या होता है, कुछ रिसर्च को कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पॉन्सर करता है। यानी कि जो भी फाइनेंशियल या फिर जो भी रिसोर्सेज उन्हें चाहिए होते हैं वो उन्हें अवेलेबल कराता है। लेकिन ऐसे केसेस में दिक्कत क्या होती है कि वो उन्हें कंट्रोल भी तो करेंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो ऑर्गेनाइजेशन कोई रिसर्च कंडक्ट कर रही है तो उन्हें वो रिसर्च, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग करना होगा। उनके मेथड्स यूज करने पड़ सकते हैं, ठीक है। जो भी उनका टॉपिक्स होंगे या फिर जो भी उनके प्रॉब्लम्स होंगे वो सोल्व होने चाहिए रिसर्च के अंदर, या फिर जिस भी तरीके से वो रिसर्च करने के लिए बोलेंगे, जिन जिन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, जैसी चीज़ें कलेक्ट करने के लिए बोलेंगे उन्हें वो सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी रिसर्च को स्पॉन्सर करती है तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस रिसर्च को कंडक्ट करवाती है, यानी कि उसे पूरे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पैसा इन्वॉल्व कर रही है तो हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन खुद के रिसोर्सेज यूज कर ले, ठीक है, या फिर कोई दूसरे लोगों को हायर कर ले वो रिसर्च करने के लिए और उन्हें स्पॉन्सर करे। या फिर फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप है जिसे कोई रिसर्च करनी है, ठीक है, और वो गई एक ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे को लेके। तो सिंपल सी बात है भाई, फ्री में तो अगर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो पैसे देंगे नहीं वो, ठीक है। लेकिन अगर वो रिसर्च करवाना चाहते हैं तो वो अपने इंटरेस्ट और अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कराएंगे, यानी कि उस रिसर्च को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे आती है, यानी कि कंट्रोल मैकेनिज्म्स हमें देखने को मिलता है उन इंस्टीट्यूशंस के जरिए जो उस रिसर्च को स्पॉन्सर कर रही है। तो मेजॉरिटी ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इज बीइंग कैरिड आउट यूजिंग फंडिंग। यानी कि ज्यादातर जो सोशल साइंस रिसर्च होती है, ठीक है, वो कैसे होती है, फंडिंग के जरिए होती है, सप्लाइड बाय स्पॉन्सर्स। जिन्हें कौन सप्लाई कर रहा है, स्पॉन्सर सप्लाई कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर गोल, किसी पर्टिकुलर गोल को लेके। मनी माइट बी यूज्ड टू डिजाइन और इवेल्युएट अ प्रोग्राम। जो मनी है वो यूज किया जाता है, ठीक है, टू डिजाइन और इवेल्युएट अ प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को इवेल्युएट करने के लिए, टू एसेस इट्स efficacy and efficiency, to research the influence of policy, ठीक है। और क्या करती है वहाँ पे, एक तरह से उसकी एक तो एफिशिएंसी हार्म करती है उस रिसर्च की। यानी कि हो सकता है जो ग्रुप उस रिसर्च को कंडक्ट करना चाह रहा था उसकी इच्छा कुछ और हो उस रिसर्च को लेके, वो किसी और इंटरेस्ट को लेके उस रिसर्च को कंडक्ट कर रहा है, उसका मतलब वो सोशल वेलफेयर का। लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसे स्पॉन्सर कर रही है, उसे पैसा प्रोवाइड कर रही है, फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, या फिर और भी अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, वो उसके इंटरेस्ट को हार्म कर सकती है और अपना इंटरेस्ट वहाँ पे आगे लेके आ सकती है। तो टू रिसर्च द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पॉलिसी, अब यहाँ पे पॉलिसी इन्फ्लुएंस होती है इनकी। टू इवेल्युएट एन आइटम, यानी कि एक इवेल्युएट करने को बोल सकते हैं किसी भी एक नए टॉपिक को, ठीक है। टू रिसर्च ग्रुप और सोसाइटल कंडक्ट, और टू रिसर्च अ फेनोमेना, एक फेनोमेना को रिसर्च करने के लिए बोल सकती है कंसर्न और माइंडसेट। यानी कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने हिसाब से पूरे रिसर्च को हैंडल करने की कोशिश करती है और टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंस भी करती है और बार बार जाके इंटरफेयर भी करती है उस रिसर्च के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप ये मान लो कि इन्वेस्टर्स नहीं करते, जब कोई भी कंपनी जो है, ठीक है, कोई भी स्टार्टअप आइडिया है, वो किसी इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेते हैं, तो अब उस इन्वेस्टर के पास क्या आ गई, इक्विटी आ गई। और अगर एक कंपनी ने इक्विटी सेल करी है, इक्विटी के बदले पैसा लिया है, तो वो
इक्विटी के पार्टिसिपेंट होने के तौर पे वो जाके उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सेम ऐसे यहाँ पे है, अब जो रिसर्च है वो अगर हम खुद करते, ठीक है, अपने पैसों अपने रिसोर्स को यूज़ करके तो अपने तरीके से कर सकते थे, लेकिन अगर हम किसी और से पैसा लेंगे तो वो उस पर कंट्रोल और उस पर इन्फ्लुएंस दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। अब इससे बड़ा दिक्कत क्या होती है कि जो रिजल्ट हमें चाहिए था हो सकता है वो ना आए, हमें पूरा रिसर्च जो है वो उनके अकॉर्डिंग करना पड़े, उनके इंटरेस्ट को फॉलो करना पड़े, अपना इंटरेस्ट छोड़ना पड़े, वो दिक्कत आती है यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, डाटा मिस हैंडलिंग। तो स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में यूटिलाइज रिसर्च एज अ प्रीटेंस टू गेन मैनेजर्स एजेंडा, यानी कि जो भी वो स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो अपने हिसाब से अपने एजेंडा को लेके क्या कर रही है, रिसर्च सब कंडक्ट करवा रही है। अलाउइंग रिसर्च टू बी यूज्ड टू डिफेंड मैनेजमेंट। अब हो सकता है वो जो रिसर्च है वो यूज करे अपने मैनेजमेंट को बचाने के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट एक्शंस को। व्हेन फाइंडिंग्स ऑफ स्टडी डू नॉट कोरोबरेट देम इज इमोरल, ठीक है, खासकर ऐसे केसेस में जब उनके बारे में फाइंडिंग्स क्या आ जाए, गलत आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ दिक्कतें होती हैं यहाँ पे, यानी कि डाटा मिस हैंडलिंग हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम आती है जब हमारा रिसर्च जो है कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या करता है, स्पॉन्सर करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे आज की वीडियो के, वो क्या, हमने रिसर्च एथिक्स की बात की थी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, और मेनली हमने एथिक्स की बात की थी, इंट्रोडक्शन किया था प्रीवियस वीडियो में। अब हम समझते हैं कि जो एथिक्स है, रिसर्च एथिक्स, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं, यानी कि एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आता है, गोल्स ऑफ रिसर्च आर प्रमोटेड बी रिसर्च एथिक्स, यानी कि जो भी रिसर्च के गोल्स हैं वो एथिकली क्या होने चाहिए, प्रमोट होने चाहिए, यानी कि गोल्स हमें पहले क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, और उन गोल्स का प्रमोशन में क्या है, बहुत जरूरी है, यानी कि एथिक्स को सही मानती हो, यानी कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो जिस भी पर्पस के लिए कर रहे हैं वो पर्पस क्या होना चाहिए, मोरली सही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, इट इम्प्रूव्स रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट्स फेथ इन ईच अदर। इस तरीके से जो है ना, जो रिसर्चर है और जो रिस्पोंडेंट है, ठीक है, उनका जो फेथ है, यानी कि जो भरोसा है वो आपस में क्या रहता है, बना रहता है, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें पता होती हैं कि भाई हर एक चीज़ जो है वो एथिकली कंडक्ट की जा रही है, कोई भी चीज़ जो है वो इमोरल नहीं है, इलीगल नहीं है। इसके बाद क्या आता है तीसरा पॉइंट, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व डिग्निटी, यहाँ पे हम डिग्निटी प्रिजर्व करते हैं, राइट्स एंड वेलबीइंग ऑफ स्टडी पार्टिसिपेंट्स, जो भी हम पार्टिसिपेंट्स स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में। इट इज क्रिटिकल टू फॉलो एथिकल नॉर्म्स, तो जरूरी है बहुत ज़्यादा कि हम एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करें। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, स्कॉलर्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट एंड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो भी स्कॉलर्स हैं, जो भी उस रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं, वो अपनी रिसर्च को लेकर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, एथिक्स एनकरेजेस डेवलपमेंट एंड सोशल एंड मॉरल आइडियल्स। अब जो एथिक्स है, जो हम एथिक्स को फॉलो करते हैं तो वो हमारी मॉरल वैल्यू को और ज़्यादा क्या करता है, इंक्रीज करता है, डेवलप करता है, एंड सोशल एंड मॉरल आइडियल्स भी जो है क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद इस पॉइंट क्या है, प्रमोट रिसर्च गोल्स सच एज नॉलेज, ट्रूथफुलनेस एंड अवॉइडिंग एरर्स, यानी कि जब हम रिसर्च गोल्स को प्रमोट करते हैं तो क्या हो सकता है, नॉलेज यहाँ पे हमारी अच्छी हो जाएगी, ट्रूथफुलनेस यानी कि जो भी हमारे पास डाटा आएगा वो बढ़िया आएगा, एक्यूरेट आएगा, एरर्स की गुंजाइश जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद एथिकल स्टैंडर्ड्स प्रमोट प्रिंसिपल सच एज बिलीफ, यानी कि जब हम एथिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो कुछ स्पेशल प्रिंसिपल प्रमोट होते हैं, जैसे कि बिलीफ प्रमोट हो सकता है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी, यानी कि लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिम्मेवार होंगे अपनी चीज़ों को लेके, अकाउंटेबल होंगे, यानी कि जब हम एथिकली कोई चीज़ करते हैं तो हम जानते हैं जो हमने की है उसके लिए हम ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेगा वहाँ पे, इम्पार्शियलिटी, ठीक है, विच आर एसेंशियल टू कोऑपरेट वर्क, और इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। क्या इम्पार्शियल मतलब पार्शियल भी नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, बाइस्ड भी नहीं होंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, जो कोऑपरेशन है ना वर्क के अंदर वो क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं या फिर जो रिसर्चर है उनके बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज करेगी, जिससे रिसर्च का जो आउटकम है वो क्या हो पाएगा, पूरा हो पाएगा। इसके बाद सेवंथ पॉइंट क्या आता है, मोरल नॉर्म्स इन रिसर्च ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड पब्लिक सपोर्ट, यानी कि जो मोरल नॉर्म्स हैं
ठीक है, इन रिसर्च ऑल्सो हैव टू बिल्ड पब्लिक सपोर्ट। तो इसके से क्या होगा, पब्लिक सपोर्ट ही मिलेगा रिसर्च के लिए। यानी कि जब मोरल एथिकली जब हम कोई चीज़ करते हैं, ठीक है, या फिर मोरली कोई चीज़ करते हैं, तो ऐसे केसेस में जो लोग हैं ना, यानी जो सोसाइटी है, वहाँ से हमें क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को लीगली परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई चीज़ इलीगली परफॉर्म करेंगे, अनएथिकल होगा, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, जो सोसाइटी है वो भी हमारे क्या हो जाएगी, खिलाफ हो जाएगी, पर यहाँ पे सपोर्ट करेगी। पीपल आर मोर इंक्लाइन टू एक्सेप्ट अ रिसर्चर इंडिविजुअल। अब जो पीपल है वो उस रिसर्चर को एक्सेप्ट करेंगे इफ दे बिलीव इन रिसर्चर्स वैल्यू एंड डिपेंडेबिलिटी। अगर वो जानते हैं कि जो रिसर्चर है वो पूरे काम को सही तरीके से एथिकली और मोरली परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये हमारे पास क्या हुए एडवांटेज जब हम रिसर्च में एथिक्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके क्या क्या फायदा हमें देखने को मिलते हैं। अब इसका क्या आता है, कुछ डिमेरिट्स भी हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला मेंटल रिस्क। मेंटल रिस्क में क्या आता है, अ क्वेश्चन आया, ठीक है। यानी कि जब भी हम कोई चीज़ पूछते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि वो हमारे माइंड में स्ट्रेस क्रिएट करे, ठीक है। यानी कि रिसर्च करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, ठीक है। जब हम कोई चीज़ बहुत डीप में समझते हैं या फिर समझ में नहीं आती है या फिर उसे और ज़्यादा डीप में घुस के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो और हो सकता है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हाथ लगे, ठीक है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी क्या हो, सही ना हो, तो उससे क्या हो सकता है, स्ट्रेस वगैरह भी हो सकता है। तो मेंटल रिस्क के चांसेस बने रहते हैं यहाँ पे। यानी कि जब भी हम किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं या फिर कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसे वाहियात कारण मिले, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या चले जाएं, स्ट्रेस में चले जाएं। दूसरा पॉइंट क्या आता है, रिस्क टू पार्टिसिपेंट्स सोशल, लीगल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। अब रिस्क क्या रहता है पार्टिसिपेंट का, कि भाई जो पार्टिसिपेंट कर रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है उस रिसर्च के अंदर, कि जिससे हम जवाब ले रहे हैं उस रिसर्च के बारे में या फिर डाटा कलेक्ट कर पा रहे हैं, जिनको क्या बोलते हैं, रिस्पोंडेंट्स बोलते हैं जनरली। जो रिस्पोंडेंट्स हैं, अगर मान लें तुमने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी दी, ठीक है, जिसके बिहाफ पे उन्हें जज करना शुरू कर दें लोग, ठीक है, फिर उसकी इमेज को खराब कर दें, ठीक है, एक तरह से बेकार मानना शुरू कर दे, तो वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिस्क है ना, वो पार्टिसिपेंट के साथ भी होता है, चाहे वो सोशल रिस्क हो, लीगल रिस्क हो और इकोनॉमिक वेलबींग हो। उन्होंने कोई लीगल तौर पर गलत बात बोल दी, कुछ ऐसी बात थी कॉन्फिडेंशियल जो उन्हें शायद पब्लिकली शेयर नहीं करनी थी, पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए थी, वो बात उन्होंने बोल दी, तो उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, सर्टेन ट्राइब एंड रेसिडेंट ग्रुप में फेस प्रेजुडिस और सोशल स्टिग्मा। अब जो कुछ ट्राइब हैं और जो या फिर जो रेसिडेंट ग्रुप हैं, ठीक है, वो पहले से ही अपना जजमेंट तैयार रखते हैं, ठीक है, और सोशल स्टिग्मा एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडी, पर्टिकुलरली इफ मेंबर ऑफ those communities are identified as having a higher than usual risk। तो ऐसे केसेस में जो रिस्क है वो क्या होता है, और ज़्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है, कि जो हमारा डाटा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी कि हम एथिक्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव ना रह के क्या होते हैं, कई बार क्या होते हैं, बायस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिस्क क्या होता है, बढ़ जाता है। हम प्रॉपरली उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते। जो हमारे माइंड में पहले से इंफॉर्मेशन होती है कि हम मुझे तो ये चीज़ पता है, हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद क्या आता है फोर्थ पॉइंट में, रिसर्च माइट हैव एन इम्पैक्ट ऑन करंट हेल्थ सिस्टम। तो बिल्कुल सही बात है, जो रिसर्च है वो हमारी मेंटल रिस्क को तो बढ़ाता ही है, साथ साथ हेल्थ को भी खराब कर सकता है, हेल्थ सिस्टम में हमारा वीक हो सकता है। कैसे, क्योंकि हम फंड एलोकेट कर रहे हैं, हम टाइम एलोकेट कर रहे हैं, यानी कि हम जो है फोकस्ड है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, तो हो सकता है हमारा जो हेल्थ हो उस पर हम ध्यान ना रख पाएँ, हेल्थ पे फोकस ना कर पाएँ, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है, एलोकेटिंग ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जब हम ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं टू रिसर्च को डाइवर्ट फोकस अवे फ्रॉम, तो फोकस हट जाता है मोर प्रेसिंग हेल्थ केयर नीड्स इन कम्युनिटी। तो ये सब कुछ दिक्कतें हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। इसके बाद हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, पहले जिसको जो यहाँ तक उतारना है वो उतार ले, उसको पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर हमारा क्या होगा, चैप्टर और सीरीज होगी वो फिनिश होगी। पहले यहाँ तक जिसको जो उतारना उतार ले, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब आगे लिखते हैं अपना लास्ट टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट सवाल, हाउ कुड वी एश्योर एथिकल स्टैंडर्ड्स एट वेरिइंग स्टेजेस। यानी कि जब हम बात करते हैं रिसर्च के अलग स्टेजेस के बारे में, हम तो कम कैसे श्योर हो सकते हैं कि वहाँ पे एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो किए गए हैं। तो हमारे पास ये 9 पॉइंट्स हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, गैदर इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रीली। यानी कि पहला काम क्या होता है कि हम जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से लें,
लें, इन्फॉर्मेशन गैदर करें पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलर रिसर्च के बारे में। दूसरा, डिस्कस करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को फ्रीली। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्कस करने का मतलब क्या है, जिसको आईपी भी बोल देते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अगर कोई रिसर्च करी है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब पता है क्या होता है कि कुछ क्रिएट किया है, इनोवेशन है, मतलब कोई भी इंटेंजिबल एसेट उसके बारे में डिस्कस करना, ठीक है, वो हम कर सकते हैं फ्रीली। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, डिस्क्राइब एथिकल इश्यूज। अगर कुछ एथिकल इश्यूज हैं तो हम वो भी डिस्क्राइब यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये एथिकल दिक्कतें यहाँ पे आ रही थी। तीसरा, डिटरमाइन हु इज अफेक्टेड। फिर देखना पड़ेगा कि कौन इस चीज से क्या होता है अफेक्ट हो रहा है, इनकी स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, जिसकी बात हमने प्रीवियस वीडियो में की थी, जो इस चीज से क्या हो रहे हैं अफेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, डिटरमाइन द फॉरफिट्स। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इन्होंने लूज कर दी या फिर उन्होंने छोड़ दी, ठीक है, क्योंकि फॉरफिट का मतलब होता है जब्त करना किसी चीज को, ठीक है, तो उन्होंने वो गिव अप कर दिया उस चीज के ऊपर, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं हम। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, रिकॉग्नाइज रोल्स एंड ड्यूटीज। हमें रोल्स और ड्यूटीज समझनी होंगी, प्रिंसिपल, राइट्स एंड जस्टिस, ये हम समझते हैं इसके बारे में। इसके बाद सिक्स पॉइंट क्या आता है, कंसीडर योर कैरेक्टर एंड सिंसियरिटी। फिर हमें अपना कैरेक्टर बिल्ड करना होता है और अपनी सिंसियरिटी शो करनी होती है सामने वाले पर्सन को। सेवंथ पॉइंट, कंसीडर न्यू अप्रोचेस टू प्रोबेबल एक्टिविटीज, यानी कि जो भी हमारे पास एक्टिविटीज होने वाली है उनके लिए हम नए अप्रोचेस को फॉलो कर सकते हैं जो एथिकली और मोरली क्या हो, सही हो। इसके बाद 8th पॉइंट क्या आता है, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मस्ट बी ऑनर्ड। ध्यान रखना, प्राइवेसी यानी कि जो भी हमारा रिस्पोंडेंट है, जो हमें उस रिसर्च के बारे में बताने आया है, हमारी हेल्प करने आया है, हमें उस टॉपिक के बारे में बताएगा कुछ ना कुछ, हमें एक तो उसकी प्राइवेसी को हार्म नहीं करना है, पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने, ऐसे सवाल भी नहीं पूछने जो उसे अनकंफर्टेबल करते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना। दूसरा, उसकी जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी है, यानी कि जो भी कुछ डाटा है ऐसा जो नहीं बताना चाहता, जैसे फॉर एग्जांपल हम डिफेंस के बारे में रिसर्च करते हैं कभी, सपोज करो हम सब जानते हैं डिफेंस की जो ज़्यादातर जानकारी है वो क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। अगर हम उससे वो पूछेंगे तो वो हमें नहीं बता पाएगा, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा कि भाई ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, तो ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं पूछने चाहिए, इन चीज़ों का हमें ऑनर करना चाहिए। 9th पॉइंट क्या आता है, डिसाइड ऑन द मोरली करेक्ट एक्शन। हमें पहले ही पता होना चाहिए कि कौन सा एक्शन मोरली करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है, एंड बी प्रिपेयर टू कोप विद अपोजिंग व्यू पॉइंट्स। और अगर अपोजिंग व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं तो उससे कैसे डील करना है वो हमें पहले क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे इस पर्टिकुलर सवाल के ऊपर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने करा दिया। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके PYQs के बारे में। यहाँ पे हमारी सीरीज़ के सारे कंसेप्ट्स हो चुके हैं। उम्मीद है आपको हर एक चीज़ समझ में आई है। फिर भी कोई भी क्वेरी बच गई हो, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत रह गई हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं उनको इसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर भाई वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने उन दोस्तों को शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। वो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। जिसको जो उतारना उतार सकता है। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार लें।